महाराष्ट्र का वो कोस्टल रीजन जिसके पूर्व में आता है विशाल अरबी समुंदर और पश्चिम में है सह्याद्री के महाकाय पहाड़। इन्हीं दोनों के बीच घने जंगलों में बसता है कोंकण। ये जगह फेमस है अपने शांत और शानदार बीचेस के लिए, क्षितिज पे डूबते सूरज के लिए और कुदरत के बेशुमार नज़ारों के लिए। बट कोंकण को कोंकण बनाते हैं उसके खूबसूरत गांव, कई मीलों तक फैले इसके सी बेल्ट्स, यहाँ के मंदिर, संस्कृति, पकवान और जिंदा दिल लोग। देखा जाए तो यहाँ का हर गांव दिलकश नज़ारों से भरा है, पर एक शहर है जो एक ही जगह आपको कोंकण की सारी खूबसूरती दिखा सकता है, जैसे साफ सुथरे किनारे, समुंदर के बगल से गुजरते सीनिक रूट्स, म्यूजियम, फोर्ट, फिशिंग पोर्ट्स और बहुत कुछ। वेलकम टू द मोस्ट सीनिक व्लॉग ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र, रत्नागिरी। मौसम बदल रहा था, ठंडी खत्म होके गर्मी शुरू होने वाली थी और उससे पहले एक ट्रिप का होना मुझे ज़रूरी लगा। बनारस के बाद फिर से किसी शांत प्लेस पे जाने का मन था और कोंकण से बेस्ट कुछ लगा नहीं। फैमिली के साथ जाना है तो रत्नागिरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगले 2 दिन होली थी जिसे कोंकण में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। पुणे टू रत्नागिरी की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है, ट्रेन और बसेस फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं। लेट मी क्लियर, ट्रांसपोर्ट, स्टे ऑप्शंस के चार्जेस, इन सब के बारे में मैं व्लॉग के दौरान बताऊंगा, बट अगर कुछ मिस हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पुणे से रात 10 बजे की बस पकड़ के हम रत्नागिरी में सुबह पहुंचते हैं 7 बजे और सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम करते हैं बाइक रेंट पे लेने का। उसके लिए बस स्टॉप से ऑटो करके आपको डायरेक्टली आना है सिटी राइड के बाइक रेंटल शॉप पे। यहाँ आपको स्कूटी, बाइक्स, कार्स, वो भी प्रॉपर कंडीशन और बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। हमने वहाँ से 2 स्कूटीज़ रेंट पे ली जिसके चार्जेस थे 550 रुपीज़ पर स्कूटी फॉर पर डे। हमारी रत्नागिरी की ट्रिप सिटी राइड की वजह से काफ़ी आसान और यादगार होने वाली थी, जो आपको आगे व्लॉग में दिखने ही वाला है। रत्नागिरी के सबसे फेमस होटल गोपाल से हमने शुरुआत की। यहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके और सच में यहाँ पे हमने जो भी ट्राई किया सब डिलीशियस था। शुरुआत लजीज ब्रेकफास्ट से हुई, इसीलिए रत्नागिरी को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गई। फिर हम चले हमारे रूम की तरफ। फिलहाल ठंडी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, सो हमने नॉन एसी रूम लेना ही ठीक समझा, जो हमें पड़ा 1100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। हम इस शहर को अगले 2 दिन तक एक्सप्लोर करने वाले थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी बुकिंग्स पहले ही कर ली थी। सबसे पहले हम निकले एक्सप्लोर करने द वाइट सैंड बीच ऑफ रत्नागिरी, एक ऐसा बीच जहाँ बस हम थे, ये समंदर था और मन को सुकून देने वाली लहरों की आवाज़। यह कोई नहीं था, ऐसे लग रहा था कि मानो किसी गुमनाम आइलैंड पे हम फंस गए हो। रत्नागिरी कोंकण के कोस्टल रीजन पे एक अकेला विकसित शहर है। बाकी के कोंकण में आपको गांव की वाइब आएगी, बट रत्नागिरी एक प्रॉपर शहर है जहाँ आपको होटल, रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड स्टोर्स आराम से मिल जाते हैं। अब हम निकले फिश म्यूज़ियम को देखने, जो वाइट सैंड बीच से बेहद पास में ही था। म्यूज़ियम सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। यहाँ एंट्री फीस बस 20 रुपीज़ पर पर्सन है, उसी के साथ 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर आप कोई DSLR जैसा कैमरा अंदर ले जाना चाहते हो तो। म्यूज़ियम में कई सारी वैराइटीज़ की मछलियाँ हैं और इनके कलर्स इतने शानदार हैं कि इनसे नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। हर ब्रीड की फ़िश को एक सेपरेट टैंक में रखा गया है और हर टैंक का पानी वेल मेंटेन्ड भी है। ब्लू व्हेल के विशाल आकार के बारे में हम सब ने सुना है। यहाँ आकर हम तब शॉक हुए जब हमने ब्लू व्हेल का असली स्केलेटन देखा। इतना ही नहीं, यहाँ एक अलग से हॉल में प्रिजर्व्ड फिश के बहुत सारे स्पीसीज आपको देखने मिलेंगे। शार्क्स, डॉल्फिन, क्रैब्स और बहुत सारे रेयर मरीन क्रिएचर्स भी थे यहाँ।
अब यहाँ से आगे हम निकलने वाले थे कोकण के सबसे सीनिक रोड पे, जो रत्नगिरी से निकलकर आरेवारे बीच को क्रॉस करके पहुँचने वाला था गणपतिपुळे के गणेश मंदिर को। बस 25 किलोमीटर का ये सीनिक रोड आपको कुछ ऐसे बीच दिखाता है कि आप यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस रूट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। ज़्यादा नहीं, बस 45 मिनट्स में हम नज़ारों का आनंद लेते हुए गणपतिपुळे पहुँच चुके थे। मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है और कहा जाता है कि यहाँ की गणेश जी की मूर्ति करीब 400 साल पुरानी है। मंदिर में भीड़ नहीं थी तो दर्शन आराम से हो गए थे। मंदिर काफ़ी सुंदर कार्विंग से बना है और परिसर को काफ़ी साफ सुथरा भी रखा गया है। यहाँ कुछ पल शांति से बैठ के बस उस गणेश जी की मूर्ति को ज़रूर देखना। जितना सुंदर मंदिर उतना ही सुंदर था ये बीच। कोकण के सी बेल्ट पे मुझे गणपतिपुळे का बीच वन ऑफ द बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ हाई टाइड्स होती है, वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है और पानी का रंग आसमान के नीले रंग जैसा महसूस होता है। रत्नगिरी के बाद सबसे ज़्यादा स्टे ऑप्शंस आपको गणपतिपुळे में ही देखने मिलेंगे। मंदिर के अपने खुद के रूम्स भी हैं, स्पेशली जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, जिसके लिए आपको प्री बुकिंग्स करनी पड़ती है। बुकिंग की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ समय गणपतिपुळे में बिता के हम निकल पड़े वापस रत्नगिरी की ओर। ऑन द वे हम आरेवारे बीच पे रुकने वाले थे। रास्ते इतने सुंदर और पीसफुल हैं कि ड्राइविंग में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। धूप अब सर पे आ चुकी थी और गर्मी का एहसास होने लगा था। फिर हम आ पहुंचे कोकण सी बेल्ट के सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत रास्ते पे। आरेवारे बीच कई मीलों तक फैला हुआ दिख रहा था। स्वच्छ नीला आसमान, धुंधली सी लहरों की आवाज़ और बिल्कुल सुनहरे रंग में चमकती हुई समंदर की वो रेत, सब कुछ किसी पेंटिंग की तरह ही लग रहा था। उसी मोड़ पे एक कच्ची सड़क नीचे की तरफ जाती है, जो आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ बहुत सारे बड़े पत्थर हैं, जिन पे लहरें आके बड़ी मज़ेदार तरीके से टकराती रहती हैं। ये स्पॉट शायद किसी को पता नहीं हो, बट यहाँ आओगे तो इसको ज़रूर विजिट करना। न जाने कितने ही बीचेस मैंने मेरे लाइफ में देखे हैं, पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। सूरज की किरणें समुंदर के पानी पे गिर के उसे हीरो की तरह चमक दे रही थी। पानी और आसमान का रंग कुछ इतना समान हो गया था कि दोनों में फ़र्क बताना मुश्किल लग रहा था। फिर मैं फैमिली के साथ आरेवारे के मेन बीच पे आ गया। शाम ढलने को अभी काफ़ी समय था। टाइम की कमी नहीं होने के कारण हमें कोई जल्दी भी नहीं थी। आरेवारे बीच मीलों तक फैला एक वीरान किनारा लग रहा था, जहाँ सिर्फ सुकून था। यहाँ से सूरज को डूबते हुए देखने में कितना मज़ा आता होगा, ये मैंने मन में सोचा। अफसोस ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारा प्लान कुछ और ही था। यहाँ बैठ के लहरों को तकने में आनंद मिल रहा था। थोड़ी गहराई में जाके मैंने लहरों को और पास से महसूस किया। ठंडे पानी ने बदन में जान डाल दी और गर्मी से राहत भी दिलाई। अब जाके भूख का एहसास हुआ और हम रैंडमली रुके इस होटल में, जिसका नाम था कोकणातली मेजवानी। कोकण में आए हो और यहाँ की फ़िश नहीं खाई तो आपकी ट्रिप का कोई मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप वेजिटेरियन हो। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ के खाने का स्वाद इतना लाजवाब था कि मैंने इमीडिएटली इन्हें गूगल पे रेट भी कर दिया। यहाँ हमने ट्राई की बांगड़ा और सुरमई थाली और टेस्ट बहुत ही सुपर्ब था। कोकण में आप कहीं पर भी आ जाओ, पर यहाँ आना बिल्कुल मिस मत करना। और पता है,
हमें कॉम्प्लीमेंट्री में ये प्यारी सी कैट भी मिली। रत्नागिरी रिटर्न आते आते शाम ढलने ही वाली थी। धूप उतर चुकी थी और ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। ऐसे मौसम में एक चाय तो बनती है, पुणे जैसी नहीं, पर चाय एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी थी। दिमाग को एक किक देने के लिए काफ़ी थी। शाम बिताने का प्लान हुआ मांडवी बीच पे, जो मेन सिटी से बस 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है। एक बेहद ही प्यारा ब्रिज आपको समुंदर के पानी तक लेके जाता है। हम ब्रिज से उतर के उसके राइट साइड में गए, जहाँ बैठने के लिए कुछ ऐसे पत्थर थे जहाँ ना लोग थे ना कोई शोर। एक तरफ रत्नदुर्ग फोर्ट के पीछे सूरज ढलता हुआ दिख रहा था। धीरे धीरे क्लाइमेट शांत होने लगा। समुंदर ने सुनहरा रंग छोड़कर नीले गहरे रंग की चादर ओढ़ ली। तब जाके ख्यालों में डूबे दिमाग को याद आया कि दिन खत्म हो चुका है, अब बारी है शरीर को आराम देने की। आज होली का दिन था। लकीली हमें कोकण के उस त्योहार को देखने मिला जिसे यहाँ के लोग बड़ी आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं। कोकण में शिमगा मनाया जाता है। शिमगा यानी कई दिनों तक चलने वाला एक ऐसा त्योहार जो अच्छाई की बुराई पे जीत का प्रतीक है। कहते हैं कि इस त्योहार को आने वाली नई फसल को डेडिकेट किया जाता है। गांव के सारे लोग मिलकर ड्रामा परफॉर्म करते हैं, फोक सॉन्ग्स गाते हैं, देवों की पालकी निकाली जाती है और रंगों की बौछार भी होती है। होलिका दहन के दिन शुरू होने वाला ये त्यौहार आगे रंगपंचमी तक चलता है। इसी के साथ हमारा रत्नागिरी का पहला दिन खत्म हुआ। आज की लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आज हम जाने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज के उस फोर्ट को देखने जो कई सालों तक आदिल शाह के कब्जे में हुआ करता था। दूसरे दिन की शुरुआत हुई शिव सृष्टि से, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सारे फोर्ट्स के मिनिएचर्स बनाए गए हैं जो असली फोर्ट की तरह काफ़ी समान दिखते हैं। उसी के साथ सारे फोर्ट्स की जानकारी, मराठा साम्राज्य में शहीद हुए मावड़ों के स्टैच्यूज़ और बहुत कुछ था यहाँ। हर मिनिएचर बहुत ही परफेक्टली बनाया गया था। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वो प्रतिमा जो अरबी समंदर की तरफ तलवार उठाए खड़ी थी। जैसे कह रही हो कि इस विशाल सागर से कि सैकड़ों साल बाद भी ये स्वराज्य उतना ही ताकतवर है और आज भी खुद को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता रखता है। यहाँ की एंट्री फीस बस 30 रुपीज़ है और आप इसे सुबह 9:30 से लेके रात के 8:30 तक कभी भी विजिट कर सकते हो। मैंने सुना इसे रात में देखना और बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग्स इस मिनिएचर और स्टैचूज में और जान भर देती है। हमें करीब 1 घंटा लगा इस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते। शिव सृष्टि के बाद बस कुछ ही मीटर आगे खड़ा है विशाल रत्नदुर्ग फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे आदिल शाह से जीत के यहाँ कई सारे बदलाव किए। फोर्ट का मेन पर्पस था कोकण के कोस्टल रीजन की रक्षा करना और समुद्र से आने वाले दुश्मनों पर नजर रखना। आज इस किले पे श्री भगवती देवी का मंदिर है, दीवारों के अवशेष है, तोहफे है, हमारे छत्रपति का और उनके मावड़ों का इतिहास है। ताज्जुब इस बात का होता है कि कैसे इन दीवारों ने इस महाकाय समुद्र की लहरों को इतने साल तक रोक के रखा और आज भी ये खड़ी है उतनी ही निडर होके।
भगवती देवी के मंदिर में माहौल बड़ा शांत था। बाहर की तुलना में अंदर का वातावरण ठंडा था। हमने देवी के दर्शन लिए, फिर चल दिए रत्नदुर्ग की सैर करने। अरबी समुद्र की विशालता यहाँ से साफ दिखाई पड़ रही थी। दूर कहीं मछुआरों की बोट लहरों के साथ आराम से तैर रही थी। फोर्ट घूमते घूमते दोपहर होने को थी। अब हम जाने वाले थे थीबा पैलेस। कहते हैं अर्ली 90s में जब ब्रिटिशर्स ने म्यांमार के राजा थीबा को हराया था, उसके बाद उसे ब्रिटिशर्स यहाँ लेके आए और राजा को इसी पैलेस में नज़र कैद कर लिया। अनफॉर्चुनेटली थीबा पैलेस पहुँचने पर पता चला आज पैलेस बंद था, क्योंकि एज आई सेड कोकन में होली और शिमगा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण आज रत्नगिरी में कई सारी चीज़ें बंद थी। फिर हमने तय किया कि हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म स्थान। वैसे उन्हें कौन नहीं जानता, भारत की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान था। वो उन लोगों में से थे जिन्हें लगता था कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं तो ज़रूरत पड़ने पे लड़कर ही हासिल करनी होगी। 1880 के दौरान उन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए। एक था केसरी, जो मराठी में छपता था, और दूसरा मराठा, जो इंग्लिश में छपता था। इस वास्तु के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, सो अंदर के शॉट्स में नहीं ले पाया। बट इस घर की बनावट बिल्कुल लेट 80s जैसी है, और रिनोवेट करने के बाद तो ये और भी अच्छा लग रहा था। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, और ये ओपन रहता है मॉर्निंग 10 से लेके शाम के 5:30 बजे तक। रत्नगिरी ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है तो वो है इसके स्टनिंग बीचेस और लजीज खाने ने। ऐसे ही रैंडम होटल में हम आज भी गए, जिसका नाम था होटल केतन। आज हमने प्रॉन्स थाली ट्राई की, जो बहुत ही सुपर्ब थी। रत्नगिरी के लोग शायद खाने के टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। रत्नगिरी में काफ़ी बड़ा फ़िश मार्केट है, सुना था। यहाँ फ़िशिंग बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी है। इसी मार्केट को देखने हम चल पड़े। मिरकरवाड़ा फ़िश मार्केट इस शहर का एकलौता सबसे बड़ा फ़िश मार्केट भी है, और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पोर्ट भी है, जहाँ पे फ़िशिंग बोट्स डेली फ़िश ट्रेड करती है। मार्केट भी काफ़ी हद तक बंद था, पर कुछ स्टॉल्स चालू थे, सो जो था हमने उसी को देखना ठीक समझा। वैरायटी ऑफ फिशेस, शेल्स, क्रैब्स थे यहाँ, और रेट हमारे सिटी से ऑलमोस्ट आधे, और होंगे भी क्यों नहीं, यही से तो फ्रेश फिश आगे कई सारे सिटीज़ में पहुँचाई जाती है। पोर्ट पे आज सारी बोट्स खड़ी थी, जैसे मानो वीकली लीव मिली हो। ये नज़ारा बड़ा ही अद्भुत था। सारे बोट्स पे तिरंगा लगा हुआ था। इन्हें बनाया ही कुछ इस तरह जाता है कि ये विशाल आकार की बोट्स कई कई दिनों तक समुद्र में सरवाइव कर सके। शाम ढलने में कुछ ही समय बचा था। रत्नगिरी की आखिरी शाम। यहाँ का फेमस बीच, जो हमारे रूम से बस 3 किलोमीटर यानी बस 10 मिनट की दूरी पर था, ये है भाटिया बीच, जो एक ब्लैक सैंड बीच है, और इसके बिल्कुल बगल में आता है मांडवी बीच, जिसे हमने कल एक्सप्लोर किया था। भाटिया बीच पे सूरज खुद को क्षितिज पे विसर्जित करने वाला था। यहाँ की बीच की लहरें ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो यहाँ पानी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर है ये एक समुंदर ही, इसलिए ज़्यादा गहराई तक मत जाना। यह हमारे रत्नगिरी का लास्ट डेस्टिनेशन था, और सच में इस बीच ने हमारे रत्नगिरी के ट्रिप को एक परफेक्ट एंडिंग दी। ऐसे सुकून भरी हवा चल रही थी कि मानो कह रही हो कि कुछ दिन और ठहर जाओ। यहाँ के लैंडस्केप्स इतने शानदार और अनटच हैं कि इस जगह को छोड़ के जाने के लिए आपका भी मन नहीं मानेगा। वैसे सही भी है, कहाँ कोई शहर महज 2 दिन में रूह तक उतरता है। वापस तो आना ही पड़ेगा, और वापस आने के लिए कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा। सो तब तक के लिए अलविदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।